हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लोकेंद्रा में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 की भूगोल का पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी माध्यम से ये कक्षा 6 की भूगोल पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की भूगोल पढ़ाऊंगा। साथ ही मैं आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी बुक्स पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ मैं यूपीएससी की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण बिंदु भी डिस्कस करूंगा। यह हमारा पहला अध्याय है। इस प्रकार हम लोग सभी अध्याय पढ़ेंगे। हम एक अध्याय को अधिक से अधिक एक वीडियो या 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसके सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपको यूपीएससी की दृष्टि से कोई भी परेशानी ना हो, तथा इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और दोस्तों, आप सभी कमेंट करिए। आपकी कमेंट मैं पढ़ता हूं दोस्तों, और आपकी कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अध्याय की ओर, सौर मंडल में पृथ्वी। ये दोस्तों कक्षा 6 का पहला अध्याय है, सौर मंडल में पृथ्वी। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पाठ है दोस्तों भूगोल का। तो सौर मंडल में हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अलावा और कौन कौन से अन्य ग्रह सौर मंडल में उपस्थित होते हैं। तो हमारी पृथ्वी के अलावा दोस्तों, सूर्य सूर्य तो एक तारा होता है दोस्तों। और सूर्य के चारों तरफ और भी ग्रह चक्कर लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहला सबसे सूर्य के सबसे पास में ग्रह होता है दोस्तों बुध। बुध के बाद होता है दोस्तों शनि। शनि के बाद होता है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी के बाद होते हैं दोस्तों मंगल। मंगल के बाद है दोस्तों मंगल के बाद होता है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति के बाद होता है नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि अरुण, और यूरेनस यानी कि वरुण, और सबसे लास्ट में होता है प्लूटो। दोस्तों, ये 9 ग्रह होते हैं। वैसे प्लूटो तो अब ग्रह नहीं रहा। वैसे अभी ग्रह मानते भी हैं इसको, नहीं मानते भी हैं। दोस्तों, हम इसके प्रस्तावना को पढ़ेंगे दोस्तों। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन आपको उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इसको आप घर में करेंगे दोस्तों, तो आपको सौरमंडल की तरह ही एक मतलब छोटी संरचना प्राप्त होगी। हम इसे स्किप कर देंगे दोस्तों। हाँ, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन दोस्तों चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस रात को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद लगभग आप इसे नहीं देख सकते, या यह नए चंद्रमा की रात यानी कि अमावस्या होती है। दोस्तों, 15 दिन बाद पूर्णिमा के एक ऐसी रात आती है जिस दिन चंद्रमा आता ही नहीं है रात में। उस रात को कहते हैं अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ दिखाई देता है तो आसमान का अवलोकन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इसकी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि इसके आसपास जो हमें रात में ये जो तारे दिखाई देते हैं, ये तारे बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। हमें चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता। इसका मुख्य कारण ये है कि दोस्तों, कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही अधिक होता है। अब सूर्य चंद्रमा वे वस्तु हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ से बनती है खगोलीय पिंड की परिभाषा।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों, जो आसमान में हमें चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब तारे होते हैं, चंद्रमा के अलावा। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह होता है दोस्तों आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि सूर्य भी एक तारा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं और वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसी का एक उदाहरण होता है दोस्तों उत्तर दिशा में चमकने वाला ध्रुव तारा। ये लड़की ध्रुव तारा को देखने का प्रयास कर रही है दोस्तों। यह ध्रुव तारा से दिशा की पहचान भी की जाती है दोस्तों। यह हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, इसलिए इसका उपयोग लोग रात में दिशा को पहचानने के लिए भी करते हैं। ध्रुव तारे को इसकी चमक सर्वाधिक होती है, सभी तारा से अधिक होती है दोस्तों। इसो को दोस्तों सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को जूम इन करेंगे, जूम इन क्यों नहीं हो रहा भाई। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जो चीज़ें हमसे जितनी दूर होती जाती हैं, हमारा दर्शन कोण, फिजिक्स की भाषा में कहें दर्शन कोण, उतना ही छोटा हो जाता है। उसकी आवर्धन क्षमता उस वस्तु को देखने की उतनी कम होती जाती है, जिसके कारण वो हमें छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये अर्सा मेजर और बिग बियर ये एक नक्षत्र मंडल है दोस्तों। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि का मतलब होता है सप्त यानी कि सात, और ऋषि का मतलब होता है संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। दोस्तों अभी हमने जो चित्र में देखा ध्रुव तारा जिसमें दिख रहा था वही है दोस्तों सप्त ऋषि यानी कि 7 संत, 7 तारों का समूह। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे दोस्तों। खासकर ध्रुव तारा की सहायता से होता है उत्तर दिशा का निर्धारण। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये बात मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताई थी। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप उपर्युक्त चित्र में देखेंगे, यदि आपको सप्तऋषि संकेतक मंडल के संकेतक चारों ओर आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये है दोस्तों, ये सप्तऋषि के ये तारा मंडल है दोस्तों। इनको एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये ध्रुव तारा की दिशा बताती है दोस्तों। इसी से हम लोग उत्तर दिशा की पहचान करते हैं दोस्तों। किस दिशा की पहचान करते हैं दोस्तों? उत्तर दिशा की पहचान करते हैं। चलते हैं दोस्तों। कुछ आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर माने साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने के चंद्रमा भी हैं, यानी कि उनमें से कुछ के पास खुद के चंद्रमा और उपग्रह भी हैं जो उनका चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने होते हैं। बृहस्पति के और यूरेनस के और शनि के चारों ओर छल्ले बने होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से पट्टियाँ होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। दोस्तों अगर ये दूरबीन की सहायता से हम ग्रहों को देखते हैं, बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन होना चाहिए उसके लिए, तो हमें
शुक्र, वो पृथ्वी, शनि और यूरेनस के चारों ओर प्रकाशीय छल्ले दिखाई देते हैं। तो ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियों से बने होते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है अभी सौरमंडल का चित्र है दोस्तों। इसमें ये सूर्य है, ये सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य है। बुध है, इसके बाद बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद यूरेनस। दोस्तों, कुछ इसमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ग्रह। अभी इस चित्र को जूम करना पड़ेगा। जूम इन हो जा भाई मेरे। हाँ ठीक है, हो गया। ये है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें ये शनि दिखाई दे रहा है, नेपच्यून दिखाई दे रहा है। देखो ये दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये है शनि। इसके चारों चारों तरफ एक वलय आकार की संरचना बनी होती है। ये प्रकाशीय वलय होती है दोस्तों। इसी प्रकार शुक्र के चारों तरफ भी बनी होती है, वो दिखाई नहीं गई दोस्तों, मतलब छोटा है वो, अभी इस वजह से दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। और इनके ये कितने दिन में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ये भी लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, इनके बारे में छोटी सी जानकारी दी हुई है। बुध है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, तथा यह घूर्णन अपनी अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। और जो शुक्र है दोस्तों, शुक्र शुक्र अपनी सूर्य का परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है। और पृथ्वी है दोस्तों, ये सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है दोस्तों। ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। बृहस्पति है, बृहस्पति अपना सूर्य का परिक्रमण 11 साल में पूरा करता है दोस्तों। और ये शनि है, शनि 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। और सूर्य लगभग 12 साल में पूरा वो बृहस्पति दोस्तों लगभग 12 साल में सूर्य का परिक्रमण पूरा करता है। और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। तो यूरेनस और नेपच्यून दोस्तों सूर्य का परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है यूरेनस, और 164 साल में पूरा करता है नेपच्यून। इतनी बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों इन ग्रहों के लिए। चलते हैं दोस्तों अपने अध्याय के अगले पृष्ठ की ओर। बात है दोस्तों सौरमंडल की। तो सौरमंडल हमारा 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम इन्हें सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। तो दोस्तों, ये है सौरमंडल की बहुत ही खूबसूरत डिफिनेशन। सूर्य, 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार अर्थ कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है दोस्तों? सूर्य। हम सूर्य को इस सौर परिवार का मुखिया मानते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सूर्य की। सूर्य यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य का जो खिंचाव बल होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है दोस्तों। ये प्रकाश का भी स्रोत होता है और ऊष्मा का भी स्रोत होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। और सूर्य लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है पृथ्वी से दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है सूर्य के लिए। और क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य को अपने भारत देश में भी कहीं कहीं देवता माना जाता है दोस्तों। और कोणार्क में भी सूर्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों। सूर्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? ये जियोलॉजी शब्द का अर्थ दोस्तों क्या होता है?
क्या आप जानते हैं दोस्तों, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं दोस्तों। जो दोस्तों खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट बहुत ही विद्वान खगोल शास्त्री थे दोस्तों। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं दोस्तों। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ग्रहों की। तो ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार हैं। सबसे सूर्य के सबसे पास में होता है दोस्तों बुध। बुध से फिर थोड़ा दूर होता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है दोस्तों पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर में आती है। फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये क्रम होता है दोस्तों। इसको आप क्रम के अनुसार याद कर लीजिए दोस्तों। अब सूर्य से उनकी दूरी को अब दोस्तों सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये किस पथ पे लगाते हैं दोस्तों? केपलर ने बताया था दोस्तों। केपलर एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया था दोस्तों कि जो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। अर्थात दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है दोस्तों। ये 88 दिन में चक्कर लगा लेता है दोस्तों। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है दोस्तों। यहाँ पर गैसें भी हैं दोस्तों। CO2 गैस है, आर्गन गैस है, हीलियम गैस है। इस प्रकार की गैसें भी हैं इसमें शुक्र ग्रह में। इसको अर्थ सिस्टर, अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया दोस्तों कि पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में जैसे सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं दोस्तों। इन्हें पूर्णतः ग्रह की उपाधि नहीं दी गई, इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। इनमें से 2 ग्रह हैं, एक है सिरस और एक है प्लूटो। इन दोनों को ग्रह की उपाधि नहीं ना देकर बौने ग्रह की उपाधि दी गई है। अब बात है दोस्तों पृथ्वी की। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले आता है दोस्तों बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है दोस्तों। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है दोस्तों। पृथ्वी का आकार दोस्तों इस तरह होता है। ये ध्रुवों के यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पे भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पे होती है दोस्तों कर्क रेखा, यहाँ पे होती है दोस्तों मकर रेखा। इस प्रकार का आकार होता है दोस्तों। ये थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब भी कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां अर्थात जल और ऑक्सीजन और भी काफ़ी सारी वायु, पेड़ पौधे, ये सब मनुष्य जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण होता है ये केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं और किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु सब उपस्थित है, हम जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्यों है अद्भुत ग्रह? क्योंकि अभी भी किसी और ग्रह में जीवन संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है दोस्तों? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि इसके 2/3 सतह में पानी होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसमें लगभग 71 यानी कि 71% पानी होता है और 29% भूभाग होता है, 29%। क्या आप जानते हैं दोस्तों प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इसको फिजिक्स की भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों, 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। इसके बावजूद सूर्य से प्रकाश आने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट दोस्तों और 16 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, 1/4। और इसका इतना बड़ा यह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रह खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसलिए इस वजह से ये हमारे काफ़ी पास में है, इसलिए इस वजह से ये बड़ा दिखाई देता है अन्य तारों की अपेक्षा। अन्यथा यह पृथ्वी से भी छोटा ग्रह है दोस्तों। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं दोस्तों। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3 लाख है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 लाख किलोमीटर है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है इनमें दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों? 27 दिन में पूरा करता है। और चंद्रमा के पृथ्वी लगाने के कारण ही वो चंद्रमा में पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं। लगभग इतने ही समय में अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जो पहली बार चंद्रमा पर गए थे? वो थे दोस्तों राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। ये नाम भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जो चंद्रमा पर गए थे? वो थे राकेश शर्मा। और पहले वैज्ञानिक कौन थे जो चंद्रमा पर गए थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? ये गए थे 21 जुलाई 1969 को। दोस्तों ये एक प्रोसेस है कि पृथ्वी से रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है चंद्रमा पर। तो ये प्रोसेस होती है इसका फ्यूल सिस्टम। ये दोस्तों ये होता है इसका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक छोड़ दिया जाता है दोस्तों और पृथ्वी के कक्षा के बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है दोस्तों अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र पिंड कहते हैं। क्षुद्र पिंड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। दोस्तों वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बड़े बड़े ग्रहों से टूटकर उनसे अलग हुए हैं और अब ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार का चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य ग्रह के चारों ओर। उपग्रह के बारे में दोस्तों बताया गया है चंद्रमा जैसे पृथ्वी का उपग्रह है। और मानव निर्मित उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं दोस्तों इसे। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी के पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इससे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जो ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनको रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो सैटेलाइट होते हैं इनके लॉन्च करने की प्रोसेस का अभी ये फिगर बना हुआ है दोस्तों। ये इस प्रकार अर्थ से लॉन्च होते हैं। इसका फ्यूल टैंक अलग हो जाता है बाद में और जो ये सैटेलाइट वाला पार्ट होता है ये पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है जिस प्रकार चंद्रमा लगाता है, यानी कि अन्य ग्रह लगाते हैं उपग्रह।
अब दोस्तों अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है इनसेट, आई IRS, AC, एडूसेट। कौन कौन से उपग्रह हैं दोस्तों? भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एसूसेट, एडूसेट। कौन कौन से? एडूसेट, इनसेट, IRS। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? दोस्तों जीव एवं पौधों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, जल और भोजन की आवश्यकता होती है, और यह सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही उचित मात्रा में संभव हो सकता है, और सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर यह अभी संभव नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। दोस्तों ये जल क्यों जाते हैं, इसका कारण ये दिया हुआ है। यह वायु के घर्षण होने के कारण जल जाते हैं दोस्तों। इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये दोस्तों हमारी आकाशगंगा का चित्र है। इसमें बहुत सारे ग्रह, तारे एवं उपग्रह हैं। सूर्य भी इनमें से बहुत छोटा उपग्रह है। ये आकाश गंगा है, ये कई लाखों सौर मंडल से मिलकर, असंख्यों सौर मंडल से मिलकर बनती है दोस्तों। क्या आपने खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को इस तरह चमकदार देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। प्राचीन काल में इसकी कल्पना गंगा नदी से की गई थी, इस वजह से इसका नाम आकाश गंगा हो गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का समूह है। गैसों की एक प्रणाली अर्थात समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत अत्यधिक कठिन है, और वैज्ञानिक अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दोस्तों सबसे छोटी होती है यूनिट होती है पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ी यूनिट होती है सौरमंडल। सौरमंडल से कई सौरमंडल मिलकर बनते हैं आकाशगंगा, और कई आकाशगंगा मिलकर बनते हैं ब्रह्मांड। क्या आप ब्रह्मांड के साथ संबंध बता सकते हैं? ये दोस्तों संबंध दिया है दोस्तों, और ये हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा। यही संबंध होता है दोस्तों ब्रह्मांड के साथ पृथ्वी का। दोस्तों अब ये है हमारी प्रश्नावली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? ग्रह और तारे में दोस्तों, ग्रह वे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, अर्थात जो सूर्य किसी तारे की परिक्रमा लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। और तारे वे होते हैं जो स्थिर होकर एक जगह चमकते रहते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है। और सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल, सौरमंडल का अर्थ होता है सूर्य परिवार, सौर परिवार। सौर परिवार में सूर्य और उसके 8 ग्रह और तथा छोटे छोटे उपग्रह तथा उल्कापिंड से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसकी परिभाषा मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी बताई थी। सूर्य से उनकी दूरी के सभी ग्रहों को नाम लिखें। तो बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून। ये ये क्रम होता है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? बुध, बुध के बाद आता है दोस्तों शुक्र। आपको जो कोई आंसर पता हुआ करें दोस्तों मेरे साथ साथ बोलिए। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का तीसरा नंबर आता है दोस्तों। और पृथ्वी के बाद कौन आता है दोस्तों? पृथ्वी के बाद आता है मंगल। और मंगल के बाद कौन आता है दोस्तों? मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है दोस्तों शुक्र। शुक्र नहीं दोस्तों, शनि। शनि के बाद कौन आता है दोस्तों? शनि के बाद आता है यूरेनस और नेपच्यून।
और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सौर परिवार में केवल एक ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर अभी तक जीवन संभव हुआ है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जल और भी काफ़ी चीज ऑक्सीजन, जल और मनुष्य को जीवित रहने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और तथा ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हम चंद्रमा के एक भाग को ही देख पाते हैं और दूसरे भाग को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ब्रह्मांड कई जो सौरमंडल होता है, कई सारे सौरमंडल से मिलकर दोस्तों बनता है एक आकाशगंगा, और कई सारी आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों सही गलत है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, अर्थ सिस्टर, अर्थ ट्विन आदि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? अभी अभी दोस्तों मैंने आपसे बताया सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह है दोस्तों पृथ्वी। हमारी पृथ्वी ही है सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह। यह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में लगाते हैं? दोस्तों केपलर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान कराते हैं? ध्रुव तारे दोस्तों मैंने आपको बताया था ये उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। तो इसका सही आंसर है एक खा नंबर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसका खा नंबर सही है दोस्तों। खाली स्थान भरें। डैश डैश का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। ग्रहों का एक समूह है, उसे सौरमंडल कहते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पे आएगा ग्रहों और यहाँ पे आएगा दोस्तों सौरमंडल। सौरमंडल तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है दोस्तों आकाशगंगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाशगंगा। ये याद रखिएगा दोस्तों। और कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन है दोस्तों? अर्थ ट्विन यानी कि पृथ्वी के जुड़वां ग्रह जिसे कहते हैं शुक्र। और कौन सा ग्रह सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक है? इसका आंसर है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। यहीं इसे यह मतलब यहाँ पर जीवन संभव होता है केवल। ग्रहों के पास अपनी क्या होती है? अपनी प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती है। किसी भी ग्रह के पास अपनी प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती। सौरमंडल में किसी ग्रह के पास खुद की प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती है। वह सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा लेकर प्रकाशवान रहते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों हमारा जियोग्राफी का चैप्टर, पहला चैप्टर सौरमंडल। इसको हमने पूरा डिस्कस किया दोस्तों। मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है, हर एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। इम्पोर्टेंट बिंदुआं हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदुआं हैं, उनको भी मैंने आपको डॉटेड लाइन से डॉट करके बताया है दोस्तों। तथा इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है तथा और इम्पोर्टेंट टर्म भी बताएं दोस्तों, तथा अभ्यास प्रश्नावली भी सॉल्व करवाई दोस्तों मैंने। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले अध्याय की वीडियो जल्दी मैं आपको बना के दूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोग इसके माध्यम से आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और भी काफ़ी सारी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर कोई भी समस्या होती है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए दोस्तों। हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।